राजा वीरभद्र बड़ा दयालु शासक था, जो सचमुच जरूरतमंद होते थे उन्हें आर्थिक मदद देने में कभी सोच विचार नहीं करता था। जैसे कोई नया व्यापार आरंभ करना चाहता था अथवा कोई अपने परिवार को लंबी तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहता था। कोई बहुत दिनों से रोगग्रस्त था, के लिए धन का अभाव हो जाता था, तब वह निसंकोच उनकी मदद कर दिया करता था। आश्चर्य की बात यह है कि वे सभी राजा के पास वापस जाकर कृतज्ञता पूर्वक कहते थे, उनका नया व्यापार बढ़ रहा है, उनके परिवार में अनेकों तीर्थ स्थलों के दर्शन कर देवी देवताओं के आशीर्वाद दिए हैं अथवा उसे रोग मुक्त हो गए हैं और जीवन निर्वाह के लिए काम करने योग्य हैं। राजा को यह देखकर प्रसन्नता होती थी कि समय पर दी गई उसकी मदद से अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन उसे दुख एक बात का था। वीरभद्र का दूर के रिश्ते में इसका चचेरा भाई था वीरमूर्ति, जो बहुत गरीब था। राजा उसके सचमुच मदद करना चाहता था, परंतु व्यक्ति की मदद से पूरा लाभ नहीं उठा पाता था। वीरमूर्ति एक अच्छा शिकारी था और विभिन्न विषयों पर कविताएं भी बनाता था और राजा को कविता सुनाता था। राजा कविता के बहुत प्रिय थी। वीरमूर्ति जब भी आंखें से वापस आता या कविता सुनाता तो राजा उसे पुरस्कार देता था, लेकिन धन का उपयोग करने से पहले ही या तो चोरी हो जाता अथवा मांग में थैला खो जाता। इस प्रकार से हमेशा गरीब का गरीब ही बना रहा। जब वह महल में आता तो वह मैले कुचले कपड़ों में होता अथवा भूखा प्यासा ही महल में आता। एक दिन वीरमूर्ति ढेर सारा शिकार के साथ महल में आया। राजा वीरभद्र उस पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपने दरबारियों के सामने उसे पुरस्कार देना चाहा। उसने उन सबको बुला के कहा कि आप सब मेरे चचेरे भाई वीरमूर्ति को जानते हैं। आज वे ढेर सारा शिकार करके अपनी बहादुरी दिखाई है। आप सबके सामने उसे पुरस्कार देना चाहता हूँ। तब राजा ने विधि पूर्वक उसे एक चमकदार नारंगी भेंट की, मुस्कान के साथ उसे विदा किया। वीरमूर्ति ने छूकर राजा को धन्यवाद किया और दरबार से बाहर निकल गया। दरबार में कानाफूसी होने लगी। राजा के करीब चचेरे भाई के साथ शरारत तो नहीं कर रहे हैं। राजा ने कानाफूसी सुन ली, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। न तो तेरे भाई और न ही दरबारियों की यह खबर थी कि पुरस्कार में दी गई नारंगी साधारण नहीं थी और उसमें मूल्यवान रत्न थे। वीरमूर्ति ने पुरस्कार के बारे में दोबारा नहीं सोचा। आखिर राजा ने दरबारियों के सामने उसकी बहादुरी की तारीफ की थी। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है। मामूली नारंगी से कहीं अधिक बड़ा पुरस्कार था। उसने अपने थैले में डालकर घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे एक भिक्षुक मिला। उसे अपना कटोरा उसके सामने बढ़ा दिया। वीरमूर्ति के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वे थैली से नारंगी निकाली और भिक्षुक के कटोरी में डाल दिया। तुम्हें भूख लगी होगी, इसे खा लो। यह कहकर वीरमूर्ति चलता गया। नारंगी असामान्य रूप से भारी था। भिक्षुक आश्चर्यजनक करने लगा कि ये तो बहुत चमकदार है, इसलिए इसे राजा के पास ले जाने से उन्हें निश्चित किया। पहरेदारों ने राजा की दानशीलता को जानते हुए
भिक्षु को महल के अंदर जाने दिया। जब दरबार के अंदर गया, राजा ने उसे आदर के साथ बैठाया। भिक्षुक नारंगी निकालते हुए कहा, महाराज, कृपया करके इस भिक्षु का उपहार स्वीकार करें, किंतु इसके साथ मेरा आशीर्वाद है, चिरंजीवी भव। नारंगी को देखते ही वीरभद्र जान गए कि उसका अभागा भाई नारंगी का मूल्य नहीं समझ सका। उसे नारंगी स्वीकार कर ली और उसे चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला भेंट किया। भिक्षुक राजा को आशीर्वाद देकर चला गया। जब राजकीय आंखें की घोषणा की गई तो वीर मूर्ति भी आखिर में शामिल था। इस बार भी उसने पहले की तरह अनेक शिकार किए। राजा ने पुनः उसे पुरस्कार में ढाला कि वीर मूर्ति ने सोचा दूसरी नारंगी होगी, इसलिए उसने थैला में रखकर दरबार के बाहर चला गया। मुख्य द्वार पर आने से पहले कुछ एक दरबारी वो पान चबा रहा था। क्या तुम्हारे पास और अतिरिक्त पान है? वीर मूर्ति ने पूछा। उस पान के बदले दरबारी को नारंगी दे दी। दरबारी ने दबी हंसी के साथ उसे स्वीकार कर लिया। मैं जानता था कि उसे उसका क्या करना है। वह तुरंत राजा के पास गया, उसे नारंगी देते हुए बोला, आपके चचेरे भाई ने पान के बदले मुझे दे दिया है। आपने उसे 2 बार दी, लेकिन उसे संभाल कर आपने नहीं रखा लिया महाराज। उसे मदद करने का कोई फायदा नहीं है, कभी कामयाब नहीं होगा। और राजकीय खेत में उसकी बहादुरी के लिए राजा ने तीसरी बार और कसम खाई उसकी आखिरी मदद है। वीर मूर्ति ने जब राजा के हाथ से नारंगी ले तो जमीन पर गिरकर वो टुकड़ों में बिखर गए। उसके अंदर से मूल्यवान रत्न बाहर आ गए। क्षमा करें महाराज, राजा वीरभद्र बड़ा दयालु शासक था, जो सचमुच अंदर के मूल्यवान रत्न बाहर आ गए। क्षमा करें महाराज कहकर माफी मांगते हुए वीर मूर्ति ने रत्न को एक एक करके चुनने लगा। साथ ही चकित भी था। उसे राजा के चचेरे की ओर देखा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, तुम्हारा भाग्य खुल गया। जब भी मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, तकरीबन इनकार करते रहो। तुम नारंगी दूसरे को दे दी, अब तुम भी बन जाओगे धनवान। राजा वीरभद्र ने उसे इतना सोना देकर विदा किया कि उसकी जिंदगी भर चले और धनवान आदमी बन गया। लेकिन उसने निश्चित किया कि वह भी अपने भाई की तरह जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक समय की बात है, कपिला देश में एक कवि रहता था। अपने देश की राजा से मिलकर उनको अपनी कविता सुनाना चाहता था, ताकि राजा उसके कविता से खुश हो जाए और उसे कोई इनाम दे। वह हर दिन जाता था, लेकिन सैनिक उसे महल के अंदर जाने से रोक देते थे। सैनिक उसे कहते थे कि जब राजा आपको खुद से बुलाएंगे तभी महल के अंदर आप जा सकते हैं। रोज सिपाहियों से यही बात सुनकर वह रोज अपने घर वापस चला जाता था। एक दिन जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी उसे कहती है कि देखना, शायद घर के दरवाजे पर कोई आया हुआ है। कवि ने जब खोला तो देखा कि एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा है। वह आदमी ने एक पता के बारे में पूछा और कहा उसे वहां जाना है। जब पता देखा तो कहा, ये नगर यहाँ से बहुत दूर है। आप बहुत दूर से आए हैं और अभी शाम भी हो गई है।
बेहतर होगा कि आप आज की रात हमारे घर में ही रुक जाए। आदमी ने कहा, मेरे रुकने से आपको कोई समस्या तो नहीं है हो सकती ना, इसलिए मैं अपना कोई दूसरा स्थान ढूंढ लूँगा। मगर कवि के बार बार कहने पर वह आदमी कवि के घर में ही रुक गया। कवि के व्यवहार से उसकी पत्नी चिंता में पड़ गई। उसने कवि को बुलाया और धीरे से पूछने लगी, हमारे पास भोजन की कमी है, आपने किसी अनजान को घर में रोक लिया है। इस पर कवि अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, चिंता ना करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर कवि वहां से कुछ देर के लिए बाहर चला गया और पत्नी की मेहमान का ख्याल रखना कवि घर में रुके अनजान व्यक्ति ने उनकी सारी बातें सुन ली। घर से बाहर जाते समय कवि अनजान व्यक्ति को आराम करने के लिए कह के बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में कवि भोजन की बनाने वाला सामग्री के साथ खड़ा है, जिसने उसे उधार लेकर खरीदा था। खाना खाने के बाद दोनों बात कर रहे थे। तभी कवि ने बातें बात में कह दिया कि वह एक कवि है और उसने 3-4 कविताएं भी सुनाई। उस अनजान आदमी को कविता काफी अच्छी लगी। उसने कवि की बहुत तारीफ की। इस पर कवि ने कहा कि इन कविताओं का कोई मोल नहीं, क्योंकि कोई भी उसकी कविता नहीं सुनना चाहता है। फिर कभी मैं उस जांच और उनके सैनिक वाली बात भी बताई। इस पर वह अनजान आदमी ने कहा कि इसी तरह आपको हर रोज राजा के महल में जाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। सुबह होते ही बिना कवि को बताए वह अनजान आदमी अपने पथ पर निकल गया। उसी दिन कवि के पास राजा के सैनिक आए और उसने अपने साथ में चलने के लिए कहने लगे। सभी सैनिकों के साथ राजा के महल गया। राजा को अपनी कविता सुनाई। इसके बाद राजा ने खुश होकर कवि को अपने महल में रख लिया और उसे इनाम भी दिया। कवि को यह बात नहीं पता थी कि यह कविता राजा पहले भी उनकी सुन चुकी है। अनजान व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजा आए थे, जो अपना रूप बदलकर उसके घर आए थे। कवि ने वापस घर जाकर अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया। इस बार उसकी पत्नी कहती है कि वह अनजान व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली था। उसके घर व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली था। उसके घर आते ही आपको काम और इनाम दोनों मिल गए। इसके बाद से कवि का जीवन बदल गया। वो बहुत खुशहाली से अपना जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, जिस तरह कवि ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने बुरे दिन को खुशहाली में बदला, उसी तरह हम भी अपने नेक व्यवहार के जरिए अपनी परेशानियों का कम कर सकते हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।